Hey everyone, welcome back to Mindspan Tutorials. Mariam here. So our today's topic is pyro sequencing, and it is going to be specialized for MSc students. BSc students can as well take part in this lecture and can check out the details of this lecture. So let's get started without a further ado. So pyro sequencing, first of all, I want to tell you the definition here. In pyro sequencing, a sequencing primer is hybridized to a single stranded PCR amplicon that is used as template, and sequencing is based on the detection of the pyrophosphate, that is the PPI, and it is released during DNA synthesis. The main feature of this technique, features I will be telling in further steps. So first of all हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं कि पायरो सीक्वेंसिंग होती क्या है. तो एक सीक्वेंसिंग प्राइमर है, ठीक है, एक सीक्वेंसिंग प्राइमर है. डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो एक सीक्वेंसिंग प्राइमर है जो कि हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसको हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है, इसको हाइब्रिडाइज करते हैं किसके साथ? एक सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको एसएस भी लिख सकती थी, पर अभी फर्स्टली हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा है. एक सिंगल स्ट्रैंडेड पीसीआर एम्प्लीकॉन के साथ तो एक सीक्वेंसिंग प्राइमर हाइब्रिडाइज अगर हो रहा है एक सिंगल स्ट्रैंडेड पीसीआर एम्प्लीकॉन के साथ, तो ये मिलकर क्या करते हैं, ये जो, अच्छा एक चीज़ और, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड पीसीआर एम्प्लीकॉन जो है ना, वो कौन सा वाला हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसका स्पेसिफिकेशन अगर बताएं तो वो क्या होता है, वो एक टेम्पलेट एंड सीक्वेंसिंग वाला होता है, जो कि बेस्ड होता है ऑन डिटेक्शन ऑफ द पायरोफॉस्फेट, जिसको हम PPI भी बोलते हैं, ठीक है. और ये रिलीज होता है कौन से टाइम पर? ये DNA सिंथेसिस के टाइम पर रिलीज होता है, ठीक है. अब जो मेन फीचर होते हैं ना पायरो सीक्वेंसिंग के, हम वो पढ़ेंगे. मैं इसको अभी डिटेल में और समझाऊंगी. अभी हम लोग, अब मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकती कि प्राइमर क्या होता है, हाइब्रिडाइज क्या होता है, पीसीआर एम्प्लीकॉन क्या होता है, क्योंकि फिर वो एक अलग तरह का लेक्चर की तरफ चले जाएंगे हम, कि हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ रही है, तो वो लेक्चर कुछ ज़्यादा यहाँ पर यूज हो जाएगा. तो अभी हम लोग मेनली फोकस करते हुए इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले तो होता क्या है कि ये जो सीक्वेंसिंग होती है, पायरो सीक्वेंसिंग, ये जो टेक्निक होती है, ये 4 एंजाइम्स पर बेस्ड होती है, 4 एंजाइम्स पर, ठीक है. अब क्वेश्चन उठता है वो 4 एंजाइम्स कौन से होते हैं. तो पहला होता है उसमें से डीएनए पॉलीमरेज. दूसरा होता है इसके अंदर एटीपी सल्फराइलेज, सल्फर क्या कहा मैंने, राइलेज, एक सेकेंड, एटीपी सल्फराइलेज. थर्ड इज लूसीफरेज, यस लूसीफरेज. अच्छा, लूसीफरेज नाम हमने एक और जगह सुना होता है, हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए. जब हम बायोलुमिनेसेंस पढ़ते हैं उस टाइम पे मैंने लूसीफरेज एंजाइम का काम आपको बताया था ऑलरेडी. चैप्टर बायोलुमिनेसेंस नाम का जो चैप्टर है वो माइंडस्पैन ट्यूटोरियल्स पर अपलोडेड है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज वीडियोज़ यू कैन वॉच. तो ये लूसीफरेज की डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी. नेक्स्ट इज पाइरेज. ये 4 जो होते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट 4 एंजाइम्स है, जो कि पायरो सीक्वेंसिंग के अंदर हमें काम आते हैं. और एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर ये 4 तो मेन हो गए, इसके अलावा एक लूसीफेरिन, और एक और यहाँ पर डिटेल में लिख रही हूँ, एक लूसीफेरिन होता है, ये भी हमने बायोलुमिनेसेंस में पढ़ा है. लूसीफेरिन एंड एडमोसिन, ADMOSINE 5 फॉस्फोसल्फेट, ठीक है. इसको सल्फेट की स्पेलिंग PHATE भी होती है, पर अभी मैं शॉर्ट लिख रही हूँ इसलिए मैंने F यूज़ किया है, जिसको हम APS बोलते हैं. ये 2 एंजाइम्स भी कहीं ना कहीं पायरो सीक्वेंसिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन ये 4 मेन होते हैं, ठीक है. ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज
एक क्लीनो फ्रेगमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे चलते जा रहे हैं। ये टेक्निक्स की जो स्टेप्स है वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि मैंने अभी बताया था ना कि जो मेन फीचर होते हैं इस टेक्निक की वो हमें देखना है। तो ये सब फीचर्स, ये 4 एंजाइम के नाम बता दो, 2 एक्स्ट्रा वाले नाम बता दो। अगर आपने ये सारी डिटेल्स आपके क्वेश्चन में लिख दी, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है पायरो सीक्वेंसिंग के टॉपिक को डिटेल में एलोबरेट कीजिए, तो आपके मार्क्स वहाँ पर पूरे कंप्लीट आएंगे, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो अब एक फ्रेगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लीनो फ्रेगमेंट। ये भी पार्ट ऑफ द पायरो सीक्वेंसिंग की स्टेप्स है या उसके डिटेल्स है। KLENOW क्लीनो फ्रेगमेंट, जो कि ई कोलाई जो होता है DNA पॉलीमरेज में से निकाला जाता है। तो क्लीनो फ्रेगमेंट ऑफ ई कोलाई DNA पॉलीमरेज, ये रिलेटिवली स्लो पॉलीमरेज होता है। ये कैसा होता है? स्लो पॉलीमरेज होता है। या पॉलीमरेज कैसे एंजाइम होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ऑलरेडी वैसे तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती है, लेकिन अगर नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर लिखेंगे कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है, वो नहीं पता है। तो जो बेसिक लेक्चर्स हैं हमारे चैनल के, वो हम लोग अगर अवेलेबल हुए तो वो आपको वहाँ पर लिंक सेंड करेंगे, और अगर नहीं हुए तो उसके ऊपर लेक्चर बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लीनो फ्रेगमेंट है ई कोलाई का DNA पॉलीमरेज का, ये रिलेटिवली कैसा होता है? स्लो पॉलीमरेज होता है, जो कि क्या लैक करता है? 3' to 5' जानने वाला एक्सोन्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है, ये जो काम होता है ना कि 3' से 5' जाके काम करना, ये वाला काम लैक करता है। ये नहीं कर पाता, इसको ये वाला काम नहीं आता कि ये 3' से जाकर 5' के उधर एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन कर पाए। ठीक है, अब जो एडिशन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का ड्यूरिंग पॉलीमरेज एक्शन, क्योंकि देखो पॉलीमरेज की बात करें तो पॉलीमरेज एक्शन होगा, तो इस पॉलीमरेज एक्शन का जब टाइम चलता है तो इसमें एक एडिशन भी हो रहा होता है। किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जब पॉलीमरेज एक्शन हो रहा होता है तो जो एडिशन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, वो यहाँ पर क्या करवा देता है? रिलीज करवा देता है। जैसे इसका एडिशन होगा तो ये रिलीज करवा देता है। क्या रिलीज करवा देता है? पायरो फॉस्फेट रेसिड्यूज को। पायरोफॉस्फेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने बताया था PPI। तो ये रिलीज करवा देता है PPI को, राइट? क्या बताया मैंने कि जो द क्लीनो फ्रेगमेंट ऑफ ई कोलाई DNA पॉलीमरेज, ठीक है, is relatively slow polymerase lacking 3' to 5' exonuclease function, serves as DNA polymerase, जो कि सर्व करना था DNA polymerase की तरह, वो नहीं करता। Addition of deoxyribonucleotides during polymerase action release pyrophosphate residues PPI। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने 4 एंजाइम्स पे लिया था कि द टेक्निक इज बेस्ड ऑन 4 एंजाइम्स, दैट इज DNA पॉलीमरेज, ATP सल्फराइलेज, थर्ड इज लूसीफरेज, एपाइरेज, एंड ऑन लूसीफेरिन एंड एडमोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट APS। ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वो आई एम टर्निंग द पेज। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो एपाइरेज एंजाइम था, एपाइरेज एंजाइम, ठीक है, जो एपाइरेज एंजाइम था जो कि पोटैटो का हो सकता है, फ्रॉम पोटैटो, ये क्या करता है? डिग्रेड करता है यानी खत्म करता है द अनइनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स टू न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट्स, and finally
टू न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, जो एपाइरेज एंजाइम होता है पोटैटो का, वो डिग्रेड करता है अनइनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोसाइड को। जो कॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोसाइड्स नहीं, यानी कि कई यूज़ नहीं हो रहे थे ऐसे न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, उनको हटा देता है। वैसे भी उनका यूज़ नहीं था तो उनको हटाना होगा। तो ये जो अपाइरेज एंजाइम होता है अनइनकॉर्पोरेटेड, जो कई कॉर्पोरेटेड एंजाइम्स न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है, उनको हटा देता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स पूरा नाम है उनका। और किस तरह बदल देता है, टू न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट्स में बदल देता है, उनकी जगह पर ये ले लेता है। एंड फाइनली उनको क्या बना देता है, उनको अकेला न्यूक्लियोसाइड बना देता है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट बनाता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट को न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो एक तरह से पहले कोई चीज़ 3 थी, 3 का 2 हुआ, 2 का उसने 1 बना दिया। समझ में आ रही बात? ये काम कौन कर रहा है? एपाइरेज एंजाइम कर रहा है। तो अपाइरेज एंजाइम फ्रॉम पोटैटो डिग्रेड्स द अनइनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट एंड फाइनली 2 न्यूक्लियोसाइड्स, एंड इट डिग्रेड्स ऑल द 4 DNTPs। ये अपाइरेज एंजाइम एक काम और करता है, ये डिग्रेड कर देता है ऑल 4 NTPs को, जितने भी DNTPs को, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, जितने भी 4 DNTPs होते हैं उन सबको भी डिग्रेड कर देता है। तो जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन होता है वो यहाँ पर स्लोअर होता है देन द रेट ऑफ DNTP इनकॉर्पोरेशन बाय पॉलीमरेज, सो दैट सफिशिएंट जो DNTPs होते हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं DNA सिंथेसिस के अंदर। अब आप सोचोगे बाप रे ये क्या कह दिया मैम ने, बिल्कुल समझ में नहीं आई बात, हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एपाइरेज एंजाइम ये करता है, 3 to 1 वाला चीज़ याद रखना है एपाइरेज की। फिर दूसरी चीज़ वो ये करता है कि जितने भी 4 DNTPs होते हैं उन सबको डिग्रेड कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर जो रेट होता है ये डिग्रेड करने का, रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो था, ये जो ख़त्म करने का जो रेट है वो यहाँ पर कैसा होता है, स्लो होता है। मैं स्लो को ऐसे शो कर रही हूँ, ठीक है, स्लो होता है। किससे स्लो होता है? जो कि रेट ऑफ DNTP कि इनकॉर्पोरेशन का। देखो 2 चीज़ें होती है, या तो वहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है या वहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डिग्रेडेशन वाला काम है ना वो यहाँ पर बहुत स्लो होता है, और ये जो इनकॉर्पोरेशन वाला काम है वो बहुत हाईली तेज़ी से होता है। समझ में ये बात? तो इसी वजह से ये काम तो डिग्रेडेशन का भैया स्लो हो रहा है और इनकॉर्पोरेशन का तो फास्ट हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो सफिशिएंट DNTPs थे वो यूज़ हो जाते हैं DNA सिंथेसिस में, क्योंकि DNTP तो ज़्यादा बन रहे हैं, डिग्रेडेशन उनका कम हो रहा है। समझ में आ रही बात? DNTP तो बने जा रहे, लेकिन वो ख़त्म कम हो रहे हैं। तो ज़्यादा चीज़ें हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास DNTP ज़्यादा बन गए। अब ये DNTP भैया ज़्यादा बन गए तो इनका होगा क्या, इनका होगा DNA सिंथेसिस। प्लीज़ डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, क्योंकि फ़ोन की जहाँ सेटिंग मैंने कर रखी वहाँ पर मेरा एंगल हैंड का नहीं आ पाता, तो राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है। बट आई एम विलिंग टू गिव ऑल द कंसेप्ट हियर, सो प्लीज़ बियर विथ मी। तो ये हमारा 3rd पॉइंट था, राइट? आपने 3rd पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लिया होगा। एंड आई थिंक कि मतलब अगर मेरे वाले लेक्चर से अगर कोई पायरो सीक्वेंसिंग पढ़कर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसको एग्ज़ाम में बिना पढ़े भी याद आ ही जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं उसको इतना ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आप लोग समझ ही सकते हैं। 3 to 1 ये सारी चीज़ें बस एक बार याद हो जाएगी, क्योंकि MSc लेवल पर कोई भी इतनी डिटेल में जाकर नहीं बताता। आई गेस अगर बताते तो बहुत ही अच्छी बात है, पर लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग आगे CSIR के लिए भी अगर प्रिपेयर करेंगे तो बेसिक लेवल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आगे जब आप मेनली बड़ी बुक्स जब पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी और आपको याद आएगा कि हमने उसको तब पढ़ा था, ये टर्मिनोलॉजीज हमने तब देखी थी, राइट? तो ये 3rd स्टेप थी। नेक्स्ट इज 4th, ठीक है। मैं आ गई हूँ 4th स्टेप पर, मैं अपनी कॉपी को एडजस्ट कर देती हूँ। 4th स्टेप क्या थी कि जो एंजाइम ATP सल्फराइलेज होता है, ठीक है, एंजाइम ATP अब जो ATP सल्फराइलेज होता है वो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वर्जन होता है ईस्ट एंजाइम का, ठीक है। ये ATP सल्फराइलेज रिकॉम्बिनेंट यानी कि बनाया गया वर्जन है, एक तरह का रिकॉम्बिनेंट वर्जन है किसका, ईस्ट एंजाइम का। ईस्ट के एंजाइम्स आपको पता है, ईस्ट के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं?
फर्मेंटेशन की प्रोसेस अगर पढ़ी होगी, अगर नहीं आती तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में गई तो. सो एंजाइम एटीपी सल्फराइलेज इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वर्जन ऑफ ईस्ट एंजाइम. और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, एडिनोसिन को 5' फॉस्फेट जो होता है, पूरा वाला नाम लिख देती हूँ पहले, एडिनोसिन 5' फॉस्फेट को एपीज को एटीपी में बाय यूजिंग पीपीआई. ठीक है, ये एपी है. हाँ, एपी को किस में बदल देता है, एटीपी में बदल देता है. एटीपी में बदल देता है और किसकी मदद से बदलता है, पीपीआई की मदद से बदलता है. और ये पीपीआई कब आया था, ये रिलीज हुआ था जब डीएनए पॉलीमरेज का एक्शन हुआ था. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है कि एडिनोसिन फॉस्फेट 5' फॉस्फेट जो है, यानी एपी जो है, वो एटीपी में बदल रहा है. तो अब जैसे मैंने पुराने केस में कहा था, रेट ऑफ डिग्रेडेशन भी हो रहा था और एक इनकॉर्पोरेशन हो रहा था. तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन स्लो था और रेट ऑफ जो इनकॉर्पोरेशन था वो फास्टर था. तो अब इस केस में अगर हम बात करें, फोर्थ वाले पॉइंट के केस में, ये एंजाइम एटीपी सल्फराइलेज में, जो कि रिकॉम्बिनेंट वर्जन है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इस केस में जो रेट ऑफ एटीपी सिंथेसिस है, ये जो एटीपी जो बन रहा है यहाँ पर, एटीपी का बनना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एटीपी का बनना यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा यहाँ पर फास्टर है, ये ऊपर है. ठीक है, एटीपी जल्दी जल्दी बनता है. देन एटीपी का हाइड्रोलिसिस, एटीपी का हाइड्रोलिसिस जो होता है, एटीपी के टूटने को कहते हैं. दो चीज़ें यहाँ पर हो रही है, एक तो एटीपी का टूटना हो रहा है और एक एटीपी का बनना हो रहा है. तो एटीपी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है एटीपी के टूटने के मुकाबले. एटीपी का टूटना किससे हो रहा है, एटीपी का टूटना हाइड्रोलिसिस से होता है. और उसका हाइड्रोलिसिस भी कौन करता है, अपाइरेज एंजाइम करता है. यानी आप सोचोगे भैया अपाइरेज एंजाइम तो हर जगह पहुंच जाता है, ये क्या बात हुई. तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक्स दैट द रेट ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय दिस एंजाइम इज मच फास्टर देन द एटीपी हाइड्रोलिसिस बाय एपाइरेज, सो दैट एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी इज अवेलेबल फॉर लूसीफरेज एक्शन. क्योंकि ईश्वर चाहता है एटीपी ही ज़्यादा बने, और एटीपी अगर ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लूसीफरेज का एक्शन अच्छे से हो पाएगा. लूसीफरेज की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए लूसीफरेज का एक्शन अच्छा हो, इसलिए यहाँ पर एटीपी ज़्यादा बनता है एटीपी के टूटने के मुकाबले. एटीपी टूटता कैसे है, एटीपी टूटता है हाइड्रोलिसिस से. कौन तोड़ता है एटीपी को, तो अपाइरेज एंजाइम तोड़ता है. समझ में आ गई बात. ये था हमारा फोर्थ पॉइंट. अब बात आती है एंजाइम लूसीफरेज की. तो एंजाइम लूसीफरेज यहाँ पर क्या करता है फ्रेंड्स, अब हम उसको देखेंगे. तो यहाँ पर एंजाइम लूसीफरेज जो होता है वो क्या करता है, वो लूसीफेरिन को ऑक्सी लूसीफेरिन में कन्वर्ट करता है. किसकी मदद से, एटीपी की मदद से. तभी तो वो एटीपी को वहाँ पर बनने दे रहा था. तो एंजाइम लूसीफरेज, सॉरी बनने वो नहीं दे रहा था, कोई और दे रहा था. तो एंजाइम लूसीफरेज लूसीफेरिन को ऑक्सी लूसीफेरिन में कन्वर्ट करता है एटीपी की मदद से, यूज़ करता है. ठीक है, और फिर ये ऑक्सी लूसीफेरिन यहाँ पर क्या करता है, ये जनरेट करता है विजिबल लाइट को इतने अमाउंट में कि वो प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ एटीपी. इतना ज़्यादा यहाँ पर विजिबल लाइट ये बनवा देता है कि ये एटीपी जितना था करीब करीब उतना ही हो जाता है. 6th स्टेप पे हमारे पास आता है, प्लीज़ डोंट माइंड द बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी काम भी चल रहा है पीछे, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, बट स्टिल हमको लेक्चर पढ़ना है. और मैं बहुत टाइम से लेक्चर नहीं बना पाई हूँ चैनल के ऊपर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. तो अभी प्लीज़ अभी इनके साथ ही हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि अभी तक कंटिन्यू नहीं हो रहा है. तो आगे प्लीज़ कुछ भी करके आप कंटिन्यू कीजिए. तो हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का मुझे यहाँ लगेगा. सो फॉर डीएनए सिंथेसिस, अब यहाँ पर अगर हमें डीएनए का सिंथेसिस करवाना है, डीएनए को बनवाना है, तो जो डीऑक्सी एडिनोसिन अल्फा थायोट्राइफॉस्फेट डीएटीपेज होता है. उसकी जगह पर डीएटीपेज की जगह पर यहाँ पर सिर्फ डीएटीपी को यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसकी जगह पर हम किसको यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं डीएटीपी को. क्यों डीएटीपी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो डीएटीपीएज होता है वो यहाँ पर जो लूसीफरेज था, जैसे एक यहाँ पर लूसीफरेज था ना, मैंने आपको बताया था, ये जो लूसीफरेज था, इस लूसीफरेज को ऑक्सीडाइज कर देता है लूसीफेरिन के अंदर. और वाइल जो डीएनए पॉलीमरेज था वो इनकॉर्पोरेट होता है इट इफिशिएंटली.
इसी वजह से समझ में आई बात। डीएनए का सिंथेसिस जो होता है डी ऑक्सी एडिनोसिन अल्फा थायोफॉस्फेट डीएटीपेज जो रहता है वो यूज होता है इन द प्लेस ऑफ डीएटीपी की जगह पर, बिकॉज डीएटीपीएस कैन नॉट बी यूज्ड बाय लूसीफेरेज उसको यूज नहीं कर पाता है क्योंकि लूसीफेरेज को ऑक्सीडाइज करना है लूसीफेरिन को, वाइल डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इनकॉर्पोरेट करता है इसको इफिशिएंटली, इसलिए हम डीएटीपी को यूज करते हैं क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसको अच्छे से कर सकता है। 7th फीचर पे आ जाते हैं फाइनली, जो प्यूरिफाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देखो पीसीआर प्रोसेस से प्यूरिफाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है और ये यूज़ किया जाता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे बना है ये यूज़ किया जाता है एज अ टेम्पलेट। कैसे यूज़ किया जाता है? एक टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है। और किस पे हम इसको टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज के पायरो सीक्वेंसिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज की पायरो सीक्वेंसिंग है ये सॉलिड फेज में भी हो सकती है और लिक्विड फेज में भी हो सकती है। ये ना एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सॉलिड में होती है कि लिक्विड में होती है कि गैस में, तो सॉलिड में भी हो जाती है लिक्विड फेज में भी हो जाती है। बस फ़र्क इतना है कि लिक्विड फेज में ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटेड है, खुद ब खुद होती है। लेकिन सॉलिड की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा प्रोसेस आ जाता है कि सॉलिड फेज सिस्टम जो होता है उसमें जो पीसीआर होता है वो यूज़ किया जाता है बायोटिनाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स की तरह। बायोटाइनिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स की तरह इन द लास्ट साइकिल, सो दैट पीसीआर प्रोडक्ट इज कैप्चर्ड ऑन द स्ट्रेप्टाविडिन कोटेड। तो उससे क्या होता है? स्ट्रेप्टाविडिन में लिख लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने कि जो पीसीआर होता है सॉलिड फेज सिस्टम में समझा रही थी, जो पीसीआर होता है वो यूज़ करता है बायोटाइनिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को लास्ट साइकिल के दौरान, जिसकी वजह से जो पीसीआर प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, पीसीआर का एक लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो जो पीसीआर का प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ कैप्चर्ड हो जाता है? स्ट्रेप्टाविडिन के कोटेड मैग्नेटिक बीड्स के अंदर। यहाँ जाके उसके जो प्रोडक्ट्स पीसीआर के बने वो जाके कोट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ऐसा कह सकते हो वहाँ पर, है ना। मैग्नेटिक बीड्स के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, हम ये कह सकते हैं, वहाँ जाके पकड़े जाते हैं। मैग्नेटिक बीड्स कोटेड बाय वॉशिंग, जो कि इससे कोटेड था, और वॉशिंग टू ईल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उसके बाद हम जब इसको धोते हैं जिसमें पीसीआर के प्रोडक्ट्स चिपक गए हैं, यहाँ पर जाके पीसीआर के प्रोडक्ट्स जाके चिपक जाते हैं, जब हम इसको धोते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाता है। तो हमने स्टेप शुरू करी थी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से और अब हमें मिल रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो बायोटाइनिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी बायोटाइनिलेटेड और जो नॉन बायोटाइनिलेटेड स्ट्रैंड्स हैं वो यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं। एक तो ये बायोटाइनिलेटेड वाले, तो बायोटाइनिलेटेड वाले फॉर एग्जांपल ऐसे, और सिंपल वाले नॉन बायोटाइनिलेटेड वाले ऐसे। तो अब दोनों अलग अलग दिखेंगे तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो और सीक्वेंसिंग कर सकते हो, यानी कि पायरो सीक्वेंसिंग आप कर पाओगे और आपके पास हाई क्वालिटी डेटा आ जाएगा। सो दो स्टूडेंट्स विच आर मेकिंग नोट्स प्लीज लिख लीजिए, प्यूरिफाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए generated by PCR is used as template for DNA polymerase pyrosequencing. This pyrosequencing can be done either in solid phase or liquid phase. The latter system, that is the the latter system यानी कि liquid phase is automated system, but for the solid phase system the PCR uses biotinylated nucleotides in last cycle, so that PCR product is captured on streptavidin coated magnetic beads, coated by magnetic beads, washing to yield double stranded DNA, and the biotinylated or non-biotinylated strands can be now separated and for sequencing to yield high quality data.
फाइनली हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पर आ गए। एंजाइम टेम्पलेट प्रिपरेशन जो होती है वो यूज़ होती है लिक्विड फेज सिस्टम में। ये जो मेथड होती है ये बेस्ड होती है न्यूक्लियोटाइड के डिग्रेडिंग एंजाइम पर। और न्यूक्लियोटाइड के डिग्रेडिंग एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? एपाइरेज हो सकता है जो कि रिमूव करता है डीएनटीपीस को, और एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है, एक्सोन्यूक्लियस 1 की बात हो रही है, जो कि रिमूव करता है पीसीआर प्राइमर को। और ये जो एंजाइम्स है एपाइरेज और एक्सोन्यूक्लियस 1 जैसे, ये एडेड होते हैं पीसीआर के प्रोडक्ट में। जैसे अभी यहाँ पर पीसीआर का प्रोडक्ट बना था, मैंने ऊपर बताया था, तो जो पीसीआर के प्रोडक्ट में ये दोनों एंजाइम ऐड हो जाते हैं। और जो एम्प्लीकॉन यहाँ पर बनता है वो डबल स्ट्रैंडेड बनता है। मैंने बताया ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लास्ट में बन जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। और जब थोड़ा इंक्यूबेशन आप इसका कर लेते हो रूम टेम्परेचर में, इसको नॉर्मली बस रख देते हो 35 डिग्री सेल्सियस पे, या तो रख दो या रूम टेम्परेचर पे, तो जो सीक्वेंसिंग प्राइमर होता है, समझ में आ रही बात? सीक्वेंसिंग प्राइमर जो था उसको इसमें ऐड किया जाता है, इस मिक्सचर को हीट किया जाता है और इसके अंदर इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं इन दो एंजाइम्स को। इन दोनों को एक तरह से चुपचाप बिठा दिया जाता है। और फिर जब इनकी कूलिंग होती है तो यहाँ पर एनिलिंग होती है ऑफ द सीक्वेंसिंग प्राइमर टू पेयर विद द टेम्पलेट विच इज़ नाउ रेडी फॉर पायरो सीक्वेंसिंग। तो ये पायरो सीक्वेंसिंग के फीचर्स थे जो कि मैंने करीब 7 स्टेप्स में आपको बताए। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, पायरो सीक्वेंसिंग खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ पायरो सीक्वेंसिंग, इसके एडवांटेजेस और बहुत सी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो एक और लेक्चर इस पर आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।